हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार टीएट ज्ञानोदय समेकित संस्थान जलालपुर अंबेडकर नगर से डीएड एससीआईडी के पेपर थर्ड यूनिट 2 टीचिंग टेक्निक शिक्षण तकनीकियों के 2.5 रेनफोर्समेंट पुनर्बलन के बारे में आज चर्चा करूंगा। पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन ऐसी घटना या उद्दीपक से होता है जिसके कारण संबंधित व्यवहार की तीव्रता या होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ उद्दीपक से तात्पर्य वातावरण में विद्यमान कोई भी ऐसी वस्तु, घटना या स्थिति या दशा जिससे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है और जिससे प्रभावित होकर व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो वह वस्तु या घटना उस हमारे लिए उद्दीपक का काम करती है। जैसे तेज़ आवाज़ सुनकर डर जाना, तो यहाँ तेज़ आवाज़ के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ तो तेज़ आवाज़ उद्दीपक का काम करती है। तो ऐसे तो पुनर्बलन ऐसी घटना या उद्दीपक से होता है जिसके कारण व्यवहार की तीव्रता या उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रिंसिपल्स सिद्धांत। पुनर्बलन पद विशेष रूप से सीखने के प्रक्रम को बताता है जिसके द्वारा किसी प्रतिक्रिया की शक्ति उसके परिणाम के फलस्वरूप बढ़ जाती है। तो किसी भी उद्दीपक के प्रति जब हम प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया के उपरांत जब हमें पुनर्बलन दिया जाता है तो उस पुनर्बलन के फलस्वरूप उस प्रतिक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है। यह दंड और विलोपन जैसे प्रक्रमों से भिन्न होता है जिसमें से एक प्रतिक्रिया तथा एक परिणाम के संबंध की शक्ति को घटाने की ओर ले जाता है। दंड और विलोपन प्रतिक्रिया और परिणाम के संबंध की शक्ति को घटाने की ओर ले जाता है। पुनर्बलन सिद्धांत की जड़ों को जंतुओं पर उनके सीखने के प्रयोगशालीय अनुसंधानों में ढूंढा जा सकता है। इस क्षेत्र में थार्नडाइक को अग्रणी माना जाता है। उनके पूर्व के प्रयोगों में एक बिल्ली को पहेली संदूक में रख दिया गया जो भीतर से ही लगी एक रस्सी को खींचने से खुल सकता था। बिल्ली को भोजन तभी दिया जाता था जब वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने में सफल हो जाती थी। शुरू में बिल्ली इच्छानुसार व्यवहार करके संदूक के बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, जैसे खरोंचना, काटना आदि। कुछ क्षण बाद अचानक बिल्ली ने रस्सी को खींचकर खोल दिया। इस पद्धति को बार बार दोहराते रहने पर बिल्ली को दरवाज़ा खोलने में कम समय लगने लगा। इस निरीक्षण से प्रभाव के नियम की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर भोजन जो है बिल्ली के लिए पुनर्बलन का काम किया, जिससे कि प्रभावित होकर बिल्ली दरवाज़ा खोलना जल्दी से जल्दी सीख गई। इस निरीक्षण से प्रभाव के नियम की उत्पत्ति हुई। व्यवहार परिवर्तन व कौशल व्यवहार सिखाने के लिए पुनर्बलन एक सशक्त माध्यम है। ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी व्यवहार के उत्पन्न होने पर किसी व्यक्ति को पुनर्बलित किया जाता है तो उस व्यवहार के पुनः उत्पन्न होने की संभावना प्रबल हो जाती है। पुनर्बलन के कार्य पहला है बारंबारता को बढ़ाना। पुनर्बलन व्यवहार की बारंबारता को बढ़ा देता है। दूसरा है तीव्रता को बढ़ाना। पुनर्बलन व्यवहार की तीव्रता को बढ़ाता है। तीसरा है संभावनाओं को बढ़ाना। पुनर्बलन व्यवहार के भविष्य में होने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। पुनर्बलन की विशेषता। पुनर्बलन एक उत्तेजना या घटना होती है जिसके कारण व्यवहार में वृद्धि होती है, चाहे वह सही हो या गलत। व्यवहार में वृद्धि उत्तेजना या घटना के कारण होती है, चाहे वह व्यवहार सही हो या गलत। दूसरा है व्यवहार में वृद्धि व्यवहार के निम्नलिखित आयामों में आता है। पहला तीव्रता, व्यवहार में तीव्रता आती है। दूसरा बारंबारता, व्यवहार में बारंबारता आता है। तीसरा भविष्य में होने की संभावना, व्यवहार के भविष्य में होने की संभावना होती है। तो पुनर्बलन के कारण व्यवहार को बनाए रखने में मदद मिलती है। अब है पुनर्बलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन के प्रकार।
प्रायः हम न जानते हुए भी विभिन्न प्रकार के पुनर्बलकों का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। विशेषज्ञों द्वारा पुनर्बलन को निम्न प्रकारों में विभक्त किया गया, जिसमें पहला है प्राथमिक पुनर्बलन, दूसरा है द्वितीयक पुनर्बलन, तीसरा है धनात्मक पुनर्बलन, चौथा है नकारात्मक पुनर्बलन, पांचवा है सामाजिक पुनर्बलन और छठा है क्रियात्मक पुनर्बलन। तो आइए देखते हैं प्राथमिक पुनर्बलन क्या है। पहला है प्राथमिक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसी उत्तेजना से होती है जिसमें किसी व्यवहार के बढ़ाने की विशेषता संभावित रूप से उपस्थित होती है, जैसे खाने पीने की वस्तु। दूसरा है द्वितीयक पुनर्बलन। इसका तात्पर्य ऐसे पुनर्बलन से होता है जिसमें क्रिया व्यवहार को उत्पन्न करने या वृद्धि करने की विशेषता अर्जित होती है। ये विशेषता बार बार प्राथमिक पुनर्बलन के उत्पन्न होने पर आती है। इसमें उदाहरण स्वरूप रुपए, पैसे, अंक, टोकन आदि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाते हैं। तीसरा है धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे पुनर्बलन से होता है जो कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है और इसके कारण व्यवहार में वृद्धि होती है। तो धनात्मक पुनर्बलन व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार के बाद यह पुनर्बलन दिया जाता है और जिसके कारण व्यवहार में वृद्धि होती है। इसकी विशेषता है कि यह किसी व्यवहार का परिणाम होता है, अर्थात व्यवहार के उत्पन्न होने के बाद यह दिया जाता है। दूसरा है यह पुनर्बलन सुखदायी होता है। अब चौथा है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन उस पुनर्बलन को कहते हैं जो कि वांछनीय व्यवहार के परिणाम स्वरूप शिक्षण परिस्थितियों में विलुप्त होता है। शिक्षण परिस्थितियों में विलुप्त होता जाता है। जैसे बच्चे द्वारा गृह कार्य न करके आने पर वह कक्षा से तब तक बाहर रखा जाता है जब तक वह उस गृह कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता। यहाँ पर गृह कार्य करने के बाद बच्चे को कक्षा से बाहर कष्टदायी घटना से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात यह कष्टदायी घटना जो है उसके लिए ऋणात्मक पुनर्बलन का काम करता या नकारात्मक पुनर्बलन का काम करता है, कक्षा से बाहर होना। पांचवा है सामाजिक पुनर्बलन। इसके अंतर्गत ऐसे पुनर्बलन आते हैं जिसका संबंध व्यक्ति के सामाजिक जीवन एवं संवेग से होता है, जैसे बच्चे को परीक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार देना, लिपटा लेना, पीठ थपथपाना आदि। छठा है क्रियात्मक पुनर्बलन। जब व्यक्ति के रुचिकर व्यवहार का प्रयोग पुनर्बलन में करते हैं तो उसे क्रियात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट अगर पसंद है और यदि वह वांछनीय व्यवहार करता है तो उसे पुनर्बलन में के रूप में चॉकलेट देना। रूल्स फॉर एप्लीकेशन रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन देने या लागू करने के नियम। हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि पुनर्बलक कई प्रकार के होते हैं। हम बच्चे को किस ढंग के पुनर्बलक प्रदान करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के पुनर्बलक का चुनाव किया गया। पुनर्बलक प्रस्तुत करने के महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है इमीडिएसी, तात्कालिकता। यहाँ तत्काल का संबंध यथासंभव शीघ्र से है। बच्चे ने ज्यों ही दिया गया कार्य पूरा कर लिया, उसे कुछ ही क्षण के भीतर पुनर्बलक दे दिया जाना चाहिए। जैसे यदि बच्चा एक गुटके के ऊपर दूसरा गुटका रखता है और उसे हम इस कार्य के लिए पुनर्बलित करना चाहते हैं तो
हमें तत्काल पुनर्बलक दे देना चाहिए। दूसरा है एकरूपता, कांसिस्ट। यदि बच्चे को कोई कार्य करने के लिए दिया गया है और यदि उसने अपेक्षित रूप से उसे पूरा कर लिया है तो उसे हर बार वैसा ही व्यवहार करने पर पुनर्बलित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब भी शिक्षक एक नए व्यवहार को सिखाना प्रारंभ करे तो वह उसके प्रत्येक प्रयत्नों को पुरस्कृत करना होगा जब तक कि बच्चा उस व्यवहार को पूरी तरह से सीख न जाए। तीसरा है अस्पष्टता, क्लैरिटी। बच्चे को पुनर्बलक के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि वांछित व्यवहार पूरा करने पर उसे पुनर्बलन मिलेगा। बच्चे के किसी व्यवहार को पुरस्कृत करते समय शिक्षक द्वारा स्पष्ट और निश्चित निर्देश दे देना चाहिए। पुनर्बलन देते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि बच्चे उसे पुनर्बलन क्यों दिया जा रहा है। चौथा है आकस्मिकता, कॉन्टिंजेंसी। जब भी बच्चे को कोई कार्य दिया जाता है तो उसे पुनर्बलक तभी देना चाहिए जब वह वांछित व्यवहार संपन्न कर लेता है, ताकि वह वैसा ही व्यवहार बार बार करता रहे। पांचवा है पुनर्बलक की उचित मात्रा, रिलीवेंट क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्सर्स। बच्चों में वांछित व्यवहार सुधार या शिक्षण के लिए बहुत कम या बहुत अधिक मात्रा में पुनर्बलन देना प्रभावी नहीं हो सकता। पुनर्बलन की मात्रा बच्चों में अलग अलग हो सकती है, अतः ऐसे में पुनर्बलक को सही मात्रा की जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है। छठा है पुनर्बलकों में बदलाव, चेंज ऑफ रेनफोर्सर। प्रायः बच्चे एक ही प्रकार का पुनर्बलक पाकर तंग आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुनर्बलकों का अपना मूल्य समाप्त हो जाता है, अतः उसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। सातवां है पुनर्बलकों को कम करना, फेडिंग ऑफ रेनफोर्सर्स। जैसा कि पूर्ववत वर्णित है कि नए व्यवहार सिखाते समय लगातार पुनर्बलक देने की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा व्यवहार सीखता जाता है पुनर्बलकों को धीरे धीरे घटाकर पूरी तरह हटा दिया जाता है।